नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बीजेपी विधायक के खिलाफ खबर दिखाने वाले, लिखने वाले पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया है। इनमें से अधिकांश पत्रकार अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने एक ट्वीट में इस फोटो के बारे में बताया है कि ये सभी पत्रकार मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं। उन्होंने लिखा है कि एमपी के सीधी जिला पुलिस ने पत्रकारों को थाने में अर्धनग्न अवस्था में खड़ा कर दिया है। उनमें अधिकांश यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनमें से एक पत्रकार कनिष्क तिवारी के बघेली यूट्यूब चैनल पर 1.25 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। डॉक्टर पाठक ने ट्वीट में लिखा है, बताया गया है कि पत्रकारों ने बीजेपी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ खबरें चलाई थी जिससे वो नाराज थे। उनके कहने पर सीधी पुलिस ने कनिष्क और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी आईडी से बीजेपी सरकार और विधायकों के खिलाफ लिखते और खबरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी के विधायक शाहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप को गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ये पेट्रोल पंप कथित तौर पर अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए बनाया गया था। मालूम हो कि बीते सप्ताह सपा विधायक शाहजिल इस्लाम ने कथित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस कार्रवाई पर कहा है कि द्वेष, अत्याचार, विध्वंस, यूपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की ये तस्वीर है। लोकतंत्र की सीरियल किलर बीजेपी विपक्षियों पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोजर चला रही है। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की है। ये पूछताछ जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। सीबीआई ने पहले जम्मू कश्मीर बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख और अन्य पर ऋण और निवेश की मंजूरी में कथित गड़बड़ी के लिए मामला दर्ज किया था। सीबीआई की इस कार्रवाई को आधार बनाकर ही ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की है। अब इस पूछताछ के मामले में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर कहा है, ईडी ने जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को आज इस आधार पर पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया कि जांच के सिलसिले में उनकी उपस्थिति जरूरी है। भले ही कार्रवाई राजनीतिक प्रकृति की है, वो सहयोग करेंगे क्योंकि उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं हुआ है। लद्दाख में भारत के बिजली वितरण केंद्रों पर चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स के हमले को लेकर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि चीनी हैकर्स ने 2 कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हमने अपनी रक्षा व्यवस्था को इस तरह के साइबर हमलों का जवाब देने के लिए पहले से ही काफ़ी मजबूत बनाया हुआ है। एक प्राइवेट खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा है कि चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स ने बीते कुछ महीनों में लद्दाख के नज़दीक भारतीय बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाया। इस फर्म ने कहा है कि भारत के 7 बिजली वितरण केंद्रों में घुसपैठ की गई है। ये सभी केंद्र ग्रिड, कंट्रोल और बिजली के वितरण के काम से संबंधित हैं। भारत सरकार की नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी यानी एनएमए ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से कहा है कि कुतुब मीनार कैंपस से 2 गणेश मूर्तियों को हटाया जाए। एनएमए का कहना है कि कुतुब मीनार परिसर में मूर्तियों की स्थापना अपमानजनक है, उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में कहा गया है कि पिछले महीने एएसआई को भेजे गए एक पत्र में एनएमए ने कहा कि मूर्तियों को राष्ट्रीय संग्रहालय में सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए जहां ऐसी प्राचीन वस्तुओं को रखने का इंतजाम है। बता दें कि एनएमए और एएसआई दोनों ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करते हैं। एनएमए की स्थापना 2011 में स्मारकों और स्थलों और इसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की गई थी। देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक ओर पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि की जा रही है। कल के मुकाबले दिल्ली में आज सीएनजी की कीमतों में 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आज सीएनजी 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलोग्राम है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 71 रुपये 67 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी मिल रही है। सीएनजी की कीमत पिछले 48 घंटों में 5 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। मायावती ने गुरुवार को कहा कि लोग ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए कहा। मायावती का बयान ऐसे समय आया है जब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी आदि की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं। विपक्ष आंदोलन तक नहीं कर पा रहा है। मायावती ने भी आज महंगाई पर बयान तो दिया लेकिन उन्होंने अपने बीएसपी काडर को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन आदि के लिए नहीं कहा। कर्नाटक में अजान की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। अब इसको लेकर महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के मस्जिदों को अजान की आवाज़ तय करने को लेकर नोटिस भेजा है।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इस प्रकार का नोटिस जारी किया है। अजान की आवाज़ कितनी डेसिबल में होनी चाहिए, इस बारे में नोटिस भेजा गया है। बता दें, कर्नाटक के बेंगलुरु में अदालत के आदेश का हवाला देते हुए पुलिस ने 250 से ज़्यादा मस्जिदों को नोटिस जारी कर कहा है कि लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मालूम हो कि महाराष्ट्र में भी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयानों के बाद अजान के लाउड स्पीकर मुद्दा बने हुए हैं। राज ठाकरे ने इसे लेकर एक रैली और करने का भी आह्वान किया है। इससे पहले वो कह चुके हैं कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो उनके सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर अब सुन्नी उलेमा परिषद के महासचिव हाजी एम सलीस ने कहा कि कुछ हिंदू ताकतें देश को नफरत की ओर धकेल रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी अजान 2 से 3 मिनट में पूरी हो जाती है और उन्हें इससे भी परेशानी है। उन्होंने कहा कि इन्हें 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ में ध्वनि प्रदूषण नहीं दिखता है। हाजी सलीस ने कहा कि माहौल ऐसा है कि हम टोपी पहने, दाढ़ी रखें या हिजाब पहने, इन्हें दिक्कत है। मॉब लिंचिंग हो रही है, इनकी नज़र इस पर भी है कि हम क्या खा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हिमाचल प्रदेश के मंडी में रोड शो के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर बीजेपी हिमाचल में अपने नाकाम सीएम को हटाकर 4 महीने के लिए अनुराग ठाकुर को सीएम बनाना चाहती है। लेकिन भाजपा चाहे जो हथकंडा अपना ले, अब हिमाचल की जनता अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को एक मौका देने के लिए मन बना चुकी है। बता दें, रोड शो में केजरीवाल ने कहा कि हम नए हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, लेकिन हमें काम करना आता है। हमको पता है कि स्कूल कैसे खोले जाएं, सस्ते में बिजली और पानी कैसे दिया जाए और भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए। इस दौरान केजरीवाल ने हिमाचल की जनता से एक मौका देने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मारियोपोल में हजारों लोगों की हत्या की है और अब वो इसके सबूत छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि यूक्रेन मारियोपोल में मानवीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है क्योंकि रूस इससे डरा हुआ है कि ऐसा होने से दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हजारों लोगों की हत्या की गई है और हजारों लोग घायल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस सारे सबूतों को नहीं छुपा पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सैनिकों ने कई परिवारों को आग के हवाले कर दिया और इसलिए हम उन्हें नाजी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना युद्ध को रोकना संभव नहीं। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला आज शाम 7:30 बजे सुनाएगा। फैसला आने से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि ये स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का 3 अप्रैल का फैसला, जिसने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, गलत था। बता दें, विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने बिना वोटिंग और बहस के खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।